बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो से अपने साथियों सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब के हमरा खुश आमदीद कहता है। आज हमारे पास 4 स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी शहबाज शरीफ के उस खाने के हवाले से जो गुज़श्ता रात हुआ, उस पर जो डिबेट पूरे मुल्क में हो रही है, उस पर बात करेंगे। एक और खाने की बात हो रही है, आज लाहौर में खाना दिया जहांगीर तरीन के ग्रुप में बामी तौर पर। अगली स्टोरी है वो सिंध में लाकानूनियत है और पानी के हवाले से बहुत डिबेट हुई और स्पीकर को फिर इजलास को मुलतवी करना पड़ गया। और आखिरी स्टोरी है शहजाद अकबर साहब ने आज फिर कहा है कि नवाज़ शरीफ की जो बरतानिया से हमें वापसी का इम्कान है वो किस तरीके से हो सकता है, उन्होंने एक तरीक़ाकार का तयन किया। जी बुखारी शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि PDM का इजलास हो, चाहे वो कल का डिनर हो जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया था, दोनों के हवाले से काफ़ी गर्मा गर्म खबरें भी हमें आ रही हैं, मिल रही हैं। पहली बात तो ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने डिनर दिया था वो था पार्लियामेंटेरियंस के लिए, जो पार्लियामेंट्री यानी सरबराह हैं उनके लिए, और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन अरकान के लिए। लिहाजा उसकी वजाहत भी कर दी आज मरीम नवाज़ ने, जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं गई कल उस इजलास में, तो उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंटेरियन का इजलास था। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जहाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद हों वहाँ मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख़्याल से तो ये बहुत एक पॉजिटिव जेस्चर उनकी तरफ से आया है। वो जो लोग समझ रहे थे कि शायद PDM के हवाले से या अदरवाइज़ कोई इख्तलाफ है मरीम में और शहबाज शरीफ में, उसकी वजाहत भी इससे हो जाती है। असल बात यह है कि ये जो सारी कोशिशें हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के लेवल पर हैं विद इन द पार्लियामेंट या आउटसाइड द पार्लियामेंट, वो ये हैं कि क्या पीपल्स पार्टी और ANP दोबारा इस इत्तेहाद PDM का हिस्सा बन पाएंगे कि नहीं। दोनों तरफ की पोजीशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमने बनाई थी ये PDM, लिहाजा हमें कौन होता है कोई निकालने वाला। जबकि PDM की जो लीडरशिप है, जो प्रेसिडेंट है उसके मौलाना फजल रहमान साहब हों या मरीम नवाज़ जो है, उनका कहना ये है कि जी आपसे वजाहत तलब की थी, आपने वो वोटर्स फाड़ के फेंक दिए, जो हम समझते हैं कि गैर सियासी गैर अखलाकी हरकत है। आप अपने उस रवैये की माफ़ी मांगें और वजाहत करें, तो फिर हम सोच सकते हैं कि आपको PDM में वापस आने की इजाज़त दी जाए। हैरान कुन बात यह है कि ANP के एक साहब जो हैं हैदर होती साहब, वो कल इस डिनर में भी तशरीफ़ लाए थे और ये तवक्को की जा रही है कि शायद ANP की तरफ से कोई ऐसा पोस्चर इख्तियार किया जाए कि उनकी वापसी जो है PDM में वो मुमकिन हो। असल बात यह है कि क्या PDM अभी भी इफ़ेक्टिव है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है। हमारे प्रोग्राम्स में भी इस पर डिबेट हुई है। अब देखना यह है कि अगर पीपल्स पार्टी और ANP इसमें वापस आ जाते हैं और ये अपने ओरिजिनल शेड्यूल के मुताबिक फिर जलसे जुलूस की सियासत करती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। मेरे ख्याल से ये कहना कि ये बहुत कामयाब होगा ये भी कबल अज़ वक्त है, और ये कहना कि ये तो फ्लॉप हो गए, तो बेजान हो गया, इस इत्तेहाद में तो कोई जान नहीं है, ये भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से अंडर एस्टिमेशन है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में इन 2 डिनर्स के बाद। जी अंजम साहब आप क्या कहते हैं सारी सूरत पे? सूरत हाल ये है कि ये तो एक सेकेंडरी बात है कि वो इजलास PDM का था या पार्लिमानी एक्टिविटी के लिए था, लेकिन असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी के बारे में जो मौक़िफ़ शहबाज शरीफ ने अपनाया, बुखारी साहब, वो मौक़िफ़ जो था वो मरीम नवाज़ ने उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ मौक़िफ़ अपनाया। फिर मरीम और शहबाज शरीफ जो है वो बुनियादी तौर पर जो बयानिया है इदारों के बारे में, वो हमेशा से बहुत मुख्तलिफ है और टकराव का है। और आज भी जो है ये बयान भी कि जहाँ शहबाज शरीफ हो वहाँ मेरी मौजूदगी ज़रूरी नहीं। फिर पीपल्स पार्टी के बारे में शहबाज शरीफ का और मौक़िफ़ था, इनका अलग मौक़िफ़ था। ये असल में 2 प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं आइंदा आने वाले दिनों के लिए, कि अगर मियाँ नवाज शरीफ अपनी किसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ना हो तो मियाँ नवाज शरीफ की क्या कोशिश होगी, और मरीम नवाज़ चाहेंगी कि प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट वो हों, और शहबाज शरीफ चाहेंगे वो कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के वो हों। बाकी दूसरी बहसें हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन सकते हैं, मरीम नवाज़ नहीं बन सकती, या मरीम नवाज़ बन सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं बन सकते। पब्लिक सपोर्ट जो है वो मरीम मुजाहरा कर चुकी हैं कि पब्लिक सपोर्ट जो है वो उनके साथ है। शहबाज शरीफ ने अभी तक उस तरह का मुजाहरा नहीं किया। तो ये जो इख्तलाफ है ये एक्चुअली इक़्तिदार की, आने वाले इक़्तिदार की कशमकश का एक हिस्सा है।
जहाँ तक पीडीएम की बात है, पीडीएम तो देखे ना, मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि बिलावल माफ़ी मांगे, अब बिलावल कह चुके हैं कि फजलुर रहमान और खाकान अब्बासी माफ़ी मांगे नोटिस देने पर। तो वो पीडीएम तो अब दोबारा नहीं बन सकती, और ना ही पीडीएम का जो मौक़िफ़ था कि इस इत्तेहाद के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके नए इलेक्शन हासिल किए जाएंगे, अब ये मकसद ना शहबाज शरीफ का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना ही जो है ये किसी और का है। अब ये मकसद हासिल ही नहीं हो सकता, इसलिए कि ये दोबारा से कोई अवामी तहरीक चलाने के ना इन्होंने ऐलान किया है, ना ये चला सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने चला के ये पीछे वापस आ गए। मैंने तो पॉलिटिकल एनालिसिस दिया था, मैंने ख्वाहिश नहीं बयान की थी। मेरी ख्वाहिश की बात नहीं, मैं भी ये बता रहा हूँ कि सियासी जोड़ तो मैंने ख्वाहिश नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले इन्होंने कोशिश की थी कि जलसे जुलूस और रैलियां निकालें, जो नहीं निकल सकी, और उसकी मिसाल बात ये है लाहौर का जलसा। बात पता क्या है, शहबाज शरीफ जिस तबीयत के इंसान हैं, आपको पता है कि 97 में भी वो मुफाहमत चाहते थे, 2003 में भी चाहते थे, कियानी साहब के दौर में भी मुफाहमत चाहते थे, और जब ये हुकूमतें बन रही थी तब भी वो मुफाहमत चाहते थे, और जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो रही थी तब भी वो चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, मुफाहमत हो। तो ये शहबाज शरीफ की एक खूबी कह लें या उनकी आदत कह लें या ख्वाहिश कह लें कि मुल्क के जो वसी तर मफाद में है तमाम लोगों को इकट्ठा होकर चलना चाहिए। तो शहबाज शरीफ उसी लाइन पे चलते हुए उन्होंने कल का डिनर इनवाइट किया, जिसमें पार्लियामेंटेरियन जिस तरह आपने बताया था। लेकिन बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी ठीक किया, बात ठीक की है, इसमें किसी किस्म के इख्तलाफ की बात नहीं है, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ को भी पता है, मरियम नवाज शरीफ को भी पता है कि PMLN का फैसला वो फैसला है जो मियाँ नवाज शरीफ करेगा। प्राइम मिनिस्टर तो बड़ी दूर की बात है, इवन PDM के हवाले से भी ये अख्तियार शहबाज शरीफ या मरियम नवाज के पास नहीं है, ये अख्तियार मौलाना फजलुर रहमान के पास है या मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास है। और जहां तक आखिरी बात, जो शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं वो ये चाहते हैं मुल्क के वसीतर मफाद में बजट के हवाले से तमाम पार्टीज इकट्ठी हो, एक, और दूसरा तमाम पार्टीज एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर हुकूमत को वो टफ टाइम या रेजिस्टेंस दें जो पॉलिसीज वो अवाम के खिलाफ बनाना चाहते हैं या पास कराना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं, और पीडीएम में इवेंचुअली हो जाएगी, चल पड़ेगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। जावेद, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। गुज़श्ता रोज़ जो खाना था उसमें कोई पीडीएम का, तो ऐसे ही हम अखबार नवीसों ने और सहाफ़ियों ने पीडीएम कर दिया। बिल्कुल सही खाना था, उस खाने में उन्होंने लोगों को बुलाया, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भरपूर नुमाइंदगी है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो डेलीगेशन वहाँ पे गया वो बड़ा सर, बहुत बड़ा बाइजर डेलीगेशन, तीनों सीनियर उसमें बहुत। और ये कहना कि देखिए सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती है, हमने बहुत चीज़ें देखी। और आपने जो शहबाज की बात कर रहे हैं, मैं अगर पीछे देखूं पाकिस्तान की सियासत में, तो नवाज़ शरीफ जब भी प्राइम मिनिस्टर बना, शहबाज का उसमें बहुत महजब किरदार है, और उसने जाके लोगों से मुलाकातें की, लोगों को पैसिफाई किया, कुछ जगह पे गारंटी दी, कुछ जगह पे यकीन दहानियाँ दिलाई, ये हकीकत है। और मुफाहमत की सियासत के अलावा एक चीज़ और है, मैं समझता हूँ अगर ये पार्टी के फेस है ना, दो एक गुड कॉप बैड कॉप। और दूसरी बात है कि मैं समझता हूँ कि शहबाज जो कोशिश कर रहा है, अगर ये कोशिश कामयाब हो जाती है, और PTI के लोगों को भी समझनी चाहिए और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को भी समझना चाहिए कि जो खिंचाव पैदा हो रहा है उसमें एक दरमियानी रास्ता निकालना होगा। अगर दरमियानी रास्ता नहीं निकलेगा तो फिर इस खिंचाव में सारे जाएंगे, फिर कोई भी आदमी जो ना इस जो ये आएंगे तूफान आएंगे और ख़राबियाँ बढ़ेंगे उसमें बचेगा नहीं। तो मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, जो आपकी बात है ना, शहबाज शरीफ ने पिछले हफ्ते एक हमारे बहुत अच्छे करीबी दोस्त के साथ मुलाकात की है, और उन्होंने बड़ी क्लियरली एक बात कही कि मैं ये चाहता हूं कि मुल्क आगे जाए, और इसीलिए मैं बाहर जाना चाहता था कि मैं अपने भाई को कन्विंस करूं। जो आप बात कर रहे हैं उस बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जो बात अंजुम कर रहा है इस पर भी ज़रा गौर करना चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं इत्तेहाद में आती, जो भी इत्तेहाद पॉसिबल, कल ये इत्तेहाद की मीटिंग नहीं थी, पहले बात की गलबन इत्तेहाद की मीटिंग 28 से 29 को मौलाना फजल रहमान ने बुलाई है। मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया, और जो मरियम है, मरियम का रवैया जो था, जब आसिफ ज़रदारी ने एक मीटिंग के अंदर अपने ख्यालात का इज़हार किया, उस पर काफ़ी उनका आपस में एक दूसरे के बारे में अच्छे लफ्ज़ तो इस्तेमाल किए, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज जो थी वो मुनासिब नहीं थी, तो बढ़ गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ चीज़ हतमी नहीं होती। जिस तरह हमारे इमरान खान साहब हैं, उनका NRO ना देने का नारा है, लेकिन आप देखिएगा हतमी तौर पर ये नारा कामयाब नहीं होगा। जब ये जहांगीर तरीन की बात आएगी और जो जहांगीर तरीन का ग्रुप कर रहा है, तो हम देखेंगे उसमें वो NRO मिलता है या नहीं मिलता।
तो मैं समझ सियासत में बातें तो होती हैं, लेकिन हैं। ये नहीं कि उसका ये और शहबाज शरीफ इसको ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। देखिएगा आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब ने हमें निशानदी की है कि उस खाने में होती भी था, इसमें ANP थी। इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब नहीं थे, आसफ रज़ा नहीं था, लेकिन जो उनके डेलीगेशन आया था वो आसफ की मर्जी के बगैर और बिलावल की मर्जी के बगैर वहाँ जा ही नहीं सकता था। लेकिन मेरे पास अब वक्त नहीं रहा इस मामले में बात करने का, मुझे जाना है ब्रेक पे, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक ले लें। ख्वाजा मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजा। और अब स्टोरी है जहांगीर तरीन की, जो चले आ रही है स्टोरी। मैंने आपको पिछले दिन भी कहा था कि जहांगीर तरीन को ख़बरों में रहने का ढंग आता है और उसकी टीम को भी ढंग आता है। कभी वो जाके चीफ मिनिस्टर से मिल लेते हैं, कहते हैं सब ठीक हो गया। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होते हैं फवाद चौधरी को बीच में खड़ा करके और सुनते रहते हैं कि फवाद चौधरी क्या कह रहा है। आज फिर वो इकट्ठे हो रहे हैं और मसला वही है कि जो कहते थे हमारे मसाइल हैं, हमारे इशूज़ हैं। जो डिप्टी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था, गालिबन वो डिप्टी सेक्रेटरी ज़्यादा उनकी बात नहीं सुन रहा और उनको ये गिला है कि हम फ़ोन करते हैं तो डिप्टी सेक्रेटरी साहब वो फ़ोन अटेंड नहीं करते। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए ख्वाजा कि जो वादा चीफ मिनिस्टर ने किया उसके लिए इतना इजलास हुए, मीटिंग्स हुई और उसमें चीफ मिनिस्टर इतने मसरूफ़ रहे कि बताया गया हमें कि उन 24 घंटों में पता नहीं न जाने कितने MPs के बारे में कहा जाता है उन्होंने मुलाकातें कर ली। तो हुआ क्या था, एक डिप्टी सेक्रेटरी की तैनाती कि भाई इनके मसाइल एक डिप्टी सेक्रेटरी डील करेगा। अब वो डिप्टी सेक्रेटरी टेलीफोन पे उनको मिल नहीं रहा और आज वो फिर इकट्ठे हो रहे हैं। एक दूसरी बात, उनका जो मुतालबा है वो मेरी बात हुई अभी उनके ग्रुप के एक बड़े अहम रुकन से। उनका मुतालबा ये है कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट जो है उसको छापा जाए, उसको पब्लिक किया जाए। जब तक अली ज़फ़र की रिपोर्ट नहीं पब्लिक की जाती हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। जी आप क्या कहते हैं? बात ये इफ्तिखार साहब, उन्होंने जो जिससे आपकी बात हुई है, मेरी भी एक उनके बड़े सीनियर रहनुमा से आने से पहले बात हुई कि ये आप लोग क्यों कर रहे हो, तो उनका एक ही पॉइंट था कि हमारा टारगेट है 31 तारीख से पहले इस रिपोर्ट को पब्लिश होना चाहिए और हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमने मैक्सिमम प्रेशर असर्ट करना है हुकूमत पे, ताकि जिस तरह उन्होंने हमारे से बात की है, जिस तरह हमें उन्होंने ट्रस्ट दिया है, उसके मुताबिक सारी चीज़ें हों। और तीसरी चीज़, ये ग्रुप आने वाले वक्त में भी रहेगा, ये सिर्फ इस रिपोर्ट तक नहीं रहेगा। इस ग्रुप ने अगले इलेक्शन तक जाना है और इस ग्रुप की जो इंटरनल डिस्कशंस होती हैं वो होती हैं अगले इलेक्शन के हवाले से कि हमने अपनी अगले इलेक्शन में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कैसे इलेक्ट होना है। जिस रिप्रेजेंटेटिव की आप बात कर रहे हैं, इवन बेसिकली वो इसलिए अपॉइंट किया गया था कि वो अपने जो तबादले हैं, डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जो लोगों के उधर के छोटे मोटे काम है, वो भी होते हुए नजर आए। क्योंकि ये ग्रुप, अब इस ग्रुप की भी PTI और हुकूमत में रहना मजबूरी है और PTI की भी मजबूरी है कि इस ग्रुप को लेके चले। क्यों? क्या अगर वो इस ग्रुप को साथ लेकर नहीं चलता तो उनकी अपनी हुकूमत भी खतरे में। तो इसलिए जो ये जो बात कर रहा है, इसमें अगर इस बात का इजाफा कर दिया जाए कि वो ये कहते हैं कि जो हमारे बारे में जो हम गए और मिले उसके बारे में जो राय का इजहार किया गया, ख़ासतौर पर फैसल वाडा के मामले में बहुत भरम है और उसका खुल के उन्होंने कुछ अरकान इजहार भी किया था। नहीं, एक बात ऐड कर दूं, उसमें सिर्फ फैसल वाडा का नहीं है, उन्होंने अपनी जो इंटरनल मीटिंग्स हैं इमरान खान की स्टेटमेंट पे भी कंसर्न शो किया है कि अगर इमरान खान सीधा काम करना चाहते हैं तो फिर ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। बहुत साहब ये सारी सूरत हाल जिस तरह जावेद कह रहा है और देखिए, अगर आप मुझे हमारे लिए में भी है, होगा क्या अगर आप मुझे इजाज़त दें थोड़ा सा मुख्तसरन इजाज़त है समअप कर दूं आपसे। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के जिसकी मिथ हो पूरी पार्टी के ऊपर, जिसकी वजह से पार्टी हो, उसके सामने इतने अरकान पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली का खड़े हो जाना, मैं समझता हूँ बड़े गट्स की बात है। आम हालात में ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, जो इनके लीडर हैं, राजा रियाज साहब हैं, नज़ीर चौहान साहब हैं, सईद अकबर साहब हैं, उनके अगर आप बयानात का लेवल देखें, जितना जहर है उसमें, वो भी आपने सबने सुना है, मैंने तो अपने पास से नहीं गढ़ा है ये। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये ग्रुप जो है ये जल्दी दम तोड़ के और ख़त्म होने वाला है। मेरा ख्याल ये है कि PTI की लीडरशिप इस वक्त इनके साथ थोड़ी सी फ्लर्टेशन कर रही है बजट तक, ताकि बजट अगर फेल हो जाता है तो आपको पता है फिर हुकूमत के लिए खड़ा होना मुमकिन नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग तो ये उस वक्त तक ये कर रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि PTI के अंदर बहुत सारे धड़े हैं।
अगर आप कहें तो मैं उनको उनके नाम ले देता हूँ आपको। देखिए उसमें शाह महमूद साहब एक धड़ा है, जहांगीर साहब तरीन साहब एक धड़ा है, चौधरी सरवर साहब एक धड़ा है, अलीम खान साहब एक धड़ा है, परवेज़ इलाही साहब एक पांचवा धड़ा है, जो समझते हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर ही बनाना है किसी और को बुज़दार के अलावा तो फिर मुझे क्यों ना बनाया जाए। अब ऐसी सूरत में आप देखेंगे जो शाह महमूद कुरैशी के बयानात हैं, जो उन्होंने जहांगीर तरीन को नाम लेके, आप चाहिए वो दोनों तकरीरन जिस तरीके का लहजा था उनका, ज़ाहिर है वो मोर लॉयन देयर द किंग बनना चाह रहे थे, क्योंकि जो मर्जी हो जाए वो जहांगीर तरीन जितना करीब था इमरान खान के उतने वो करीब नहीं है, क्योंकि वो तो ख़ुद दूसरी किसी पार्टी से आए थे। तो मैं क्या मेरा ज़ाती राय ये है कि ये ग्रुप अब जैसा आप कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी देयर, चाहे ये हुकूमत तक है या चाहे हुकूमत के बाद है, ये ग्रुप कहीं जा नहीं रहा। जहांगीर तरीन नाउ इज़ ए फैक्टर। तो ये पार्टी के अंदर अगर ये दराड़ वाकई से सीरियस दराड़ है तो फिर पीटीआई का बहुत बुरा हाल है। हकीकतन सीरियस है। उसकी मेन वजह सिर्फ एक सेकंड की मैं बात ऐड कर दूं। देखें जो इमरान खान के इर्द गिर्द टोला है, शहजाद अकबर हैं, शहबाज गिल हैं और असद उमर हैं और आज़म खान हैं, ये लोग हकीकतन नहीं चाहते, हेडेड बाय शाह महमूद कुरैशी, कि ये सुलह हो। जावेद अंजम को भी हम इसमें बहस में शामिल करें। देखिए अंजम ने एक बड़ी अच्छी बात जब ये बात कर रहा था, उसने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दो धड़े हैं और एक धड़ा है उसका नवाज शरीफ का और एक धड़ा है शहबाज शरीफ का। इन्होंने बड़े डिटेल में जाके बात की। तो क्या ऐसी सूरत अंजम इसमें भी पैदा हो रही है कि शाह महमूद भी एक धड़े को लीड करेगा और उसकी भी ख्वाहिश होगी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं। अमेरिका से आया है, एयरफोर्स के जहाज़ में मुल्तान गए हैं, जिस तरीके से लोगों ने उनके गले में हाथ डाले हैं और उनको रिसेप्शन दिया है, और फिर उन्होंने वही बयान दिया जिसकी बुखारी साहब कह रहे हैं, ये वहाँ भी जाके यही बयान दिया है इसके बारे में जंगी। देखो तो अगली जो पॉलिटिक्स है उसमें शाह महमूद कुरैशी भी तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो होगा जिसका वोट बैंक होगा। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि वोट बैंक जो है वो उसका है, वो शहबाज शरीफ का अभी नहीं बना, अभी तक नहीं बना, कल बन जाए या ना बने एक दूसरी बहस है। इसी तरह से जो तहरीक इंसाफ में वोट बैंक जो है वो इमरान खान का है। कभी नहीं बन सकता, जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ का बन सकता है। नहीं बनने को तो कल क्या होगा, वो एक नई पार्टी बना के शाह महमूद हो सकते हैं, लेकिन इस पार्टी में ये जो तहरीक इंसाफ है इसका लीडर जो है वो इमरान खान है। और अगर इमरान खान जहांगीर तरीन की बात मान ले, जहांगीर तरीन तो एक ही बात कह रहे हैं कि इसके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाए और कुछ भी नहीं कह रहे। अगर मुकदमात वापस इमरान खान ले लें किसी भी दबाव के तहत या किसी भी उसमें मराद देने में, तो इमरान खान का जो वोट बैंक है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और वो जो NRO वाला बयानिया जो है जो ही रिजेक्ट होगा, इमरान खान को अगले इलेक्शन में वोट ही नहीं पड़ेगा और इमरान खान की पॉलिटिक्स जो है वो भी ज़ीरो पे नहीं तो कम से कम बहुत नीचे ज़रूर आ जाएगी। तो इसलिए इमरान खान से ये तो करना कि वो इनके खिलाफ मुकदमा वापस ले लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। जो एक बात नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि इंसाफ हो, वापस लेने और इंसाफ में बड़ा फर्क की बात है वो। नहीं फर्क है सर, आपका ख्याल है। मैं पहले आपकी बात का बयान, फिर जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ये बजट में प्रॉब्लम पैदा करेंगे, तो ये ग्रुप बजट में कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं कर सकता। हमने क्या नहीं करेंगे, इन्होंने कभी भी हमारी डिस्कशन यहाँ पे स्टेबल होती है। सलीम बुखारी ने भी कहा भाई, अब सलीम बुखारी ने कहा कि बजट में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मैंने ये कहा है कि पीटीआई अभी इस ग्रुप के साथ फ्लर्ट कर रही है, ये कहा क्योंकि उन्हें बजट में वो नहीं चाहते कि कोई गड़बड़ हो। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात पूरी हो। एक मिनट, नहीं जो मैंने वजाहत करी थी आप कीजिएगा बात, वो ये है कि जहांगीर तरीन ये नहीं कहता कि मुझे आप मेरे केसेस वापस ले लें, मुझे माफ़ कर दें। वो ये कह रहा है कि ये शहजाद अकबर साहब ने साजिश करके मेरे खिलाफ केसेस बनाए और हैं मेरी बेटियों के खिलाफ। वो ये मुतालबा नहीं है कि केसेस ले लें, साजिश करके केस बनाया, केस वापस लो ना। अंजम मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने जो काम दिया अली जफ़र को, वो क्या है फिर? नहीं, अगर आपकी बात, अगर वज़ीर आज़म ने सही मुकदमात बनाए और उस पर वो कन्विंस है और बकौल आपके कहने वो नहीं देगा, तो फिर अली जफ़र वाला मामला फिर क्या है ये बताइए। अगर तो मुकदमात सही नहीं बनाए
तो अदालतें इस मुल्क में मौजूद नहीं, हैं। अली जफर, हम अदालतों की बात नहीं कर हाँ, रहे। अली जफर की कमेटी मैंने नहीं बनाई, प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, खास तौर पर इख्तियार दिए गए, और वो क्या लेकिन करेंगे? अपने सेनेटर हैं। अली जफर कुछ भी नहीं कर सकते। अली जफर की आप देखिएगा कि अली जफर ना ये बयान दे सकते हैं कि मुकदमा वापस लिए जाएं, ना ये बयान दे सकते हैं कि मुकदमा जारी रखे जाएं। जहां तक बजट की बात है, नहीं, अली बेटे, अब मेरी बात तो बुनियादी तौर पर मुझे मैं बात जवाब देता हूं, मुझे मैं बात बताता हूं। नहीं, मैं उससे सवाल कर जहां तक बजट की बात है, बजट में पाकिस्तान का आइन 63A बहुत क्लियर है कि बजट में अगर तो मैंने तुम्हारी बात मान ली ना। सुन तो लो, बात मान ली ना यार। अजीब आदमी हो, मुझे बात भी नहीं की और पहले से मान लिया। अगर पीटीआई का कोई मेंबर बजट के खिलाफ वोट देगा या बजट के वोटिंग में एब्सटेन करेगा, गैर हाजिर रहेगा, तो उसकी रुकनीत खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई भी पीटीआई का अली मेंबर जफर के अपनी जिम्मे सिर्फ रुकनीत एक काम यार है एक बात कि जो सुनिए। फैक्ट्स बेस्ड रिपोर्ट है यार ये वो तो बात बना है। के प्राइम मिनिस्टर को पेश करे, जिस पे प्राइम मिनिस्टर आप चुप रहे हैं, उससे बात करने वो उसका टाइम है। जी भाई मुकम्मल करें, खत्म ब्रेक पे जाने में। जो इमरान खान के लिए कोई थ्रेट नहीं है बजट में ये ना अपनी असेंबली की रुकनीत को मनसूख करवाना चाहेगा, ना अगले इलेक्शन में मुश्किलात के लिए पीटीआई का टिकट रिजेक्ट करना चाहेगा। लेकिन इमरान खान के लिए भी रास्ते बंद है। इमरान खान अगर जहांगीर तरीन को मराद देगा तो उसका वोट बैंक जो है जीरो हो जाएगा और इमरान खान की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, ना जहांगीर तरीन को कुछ मिलना है। हाँ, ये जो अरकान है इनके मसले हल हो जाएंगे कि हल्के में डेवलपमेंट हो जाए और थानेदार की बात मान ली जाए और ये दूसरी मराद नहीं उनका सुन रहा। अंजम, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। अब सवाल ये पैदा होता है ख्वाजा साहब कि आपने ये सारी गुफ्तगू सुन ली, लेकिन मेरा जो सवाल है, मेरा ख्याल है कि कभी किसी वक्त उसका जवाब मिलेगा। अगर सब कुछ ठीक था और या सब कुछ गलत था, तो फिर ये अली जफ़र की कमेटी क्यों बनाएगी? इसके मकासद क्या है? और जहांगीर तरीन क्यों मुतालबा कर रहा है बार बार कि अली जफ़र की कमेटी की रिपोर्ट छापी जाए? मैं जा रहा हूँ एक ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। और आज की तीसरी स्टोरी सिंध के हवाले से है। सिंध की असम्बली में आज बहुत हंगामा हुआ पानी के हवाले से। स्पीकर ने इजलास को बर्खास्त कर दिया कि 2 दिन के बाद मिलेंगे। इस दौरान एक नई चीज़ हमारे सामने आ रही है, वो है कि वफाकी वज़ीर दाखिला गालिबन सिंध जा रहे हैं ये बात देखने के वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। ये कुछ अजीब सी बात लगती है कि यकदम बाज़ार तो ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। वो तो अपने कोरोना के साथ लड़ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने सख्त इक़दाम किए हैं। अलबत्ता जो कच्चे में जो वाक़या हुआ है डाकुओं का और पुलिस का, वो एक अफसोसनाक वाक़या है। उसमें ये महसूस हुआ कि पुलिस वाले वेल इक्विप नहीं थे, वो उनके साथ मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। और अगर याद हो तो 200 साल पहले की बात है कि इस किस्म के डाकुओं के मसाइल पहले भी सिंध में हुए और कच्चे में हुए। ये जम देखिए, जहाँ तक आपका इशारा है कि वज़ीर दाखिला गए हैं तो वो सिंध की हुकूमत जो है वो किसी तरह से ख़त्म हो सके। सिंध की हुकूमत ख़त्म करने का तरीका जो है वो गवर्नर राज है या एमरजेंसी नाफिज करना है। तो 18वीं तरमीम के तहत आसिफ जरदारी ने और मियाँ नवाज शरीफ ने मिल के जो 18वीं तरमीम पास की है, उसमें अब ये मुमकिन ही नहीं है फेडरेशन के लिए कि वो सिंध की हुकूमत ख़त्म कर सकें। लेकिन तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि कराची के अंदर उनका वोट बैंक है, 14 सीटें उन्होंने उसमें ली थी। और आइंदा भी जो है, अब पंजाब के अंदर जो ज़मनी इलेक्शन हुए हैं उसमें ऐसे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ का वोट बैंक जो है वो नीचे नहीं आ रहा। और इसी तरह से सिंध के अंदरून सिंध में भी जो है वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नीचे नहीं आ रहा। लेकिन कराची के अंदर एक गुंजाइश मौजूद है कि इमरान खान जो है वह 14 से अपनी सीटें बढ़ा सकें। और अगर सीटें बढ़ा लेते हैं तो आइंदा उनकी गवर्नमेंट जो है इसी जो गिनती है उसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट बनने का चांस सिर्फ इसीलिए है कि कराची के अंदर ये अपना वोट बैंक बढ़ाएं। कराची में वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन्हें सिंध की हुकूमत चाहिए और ये इसके लिए तड़प रहे हैं। और ये इनका एक पॉलिटिकल राइट भी है कि अगली हुकूमत बनाने के लिए ये कराची का वोट बैंक बनाएं, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते। जब ये अगली हुकूमतों का ये राइट होता है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसको टॉपल करके किसी भी तरीके से और रास्ता ढूंढ के उनको आइंदा जो इंतखाबात जो पता नहीं कब होने हैं उसमें ज़्यादा नशस्तें मिल जाएं। देखिए, जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, बहुत सारी
ला कानूनीत के मैं निशानदेही कर सकता हूँ। और ये सिंध का मामला जो है, इसके ऊपर 4 दफ़ा कम से कम कोशिश की गई है चढ़ाई करने की और पीपल पार्टी से हुकूमत छीनने की। सबसे पहले जब ये मुतालबा आया था, गवर्नर साहब जो हैं इस्माइल साहब वहाँ के, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हलीम आदिल शेख, अगर आपको याद हो, इन सब ने मुतालबा किया था कि आर्टिकल 149 के तहत यहाँ गवर्नर रूल्स लगा दिया जाए। दूसरा ये था कि जो सूबे में एमरजेंसी नाफज कर दी जाए, हुकूमत को चलता किया जाए। तीसरा यह था कि GDA के साथ इत्तेहाद करके पीपल्स पार्टी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत बाहर निकाल दिया जाए। ये सारी कोशिशें रिकॉर्ड पर हो चुकी हुई हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। और अब ये पानी के मामले को इशू बना के ये 5वीं कोशिश इनकी तरफ से होगी। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो कह रहे हैं ना कि कराची में वोट बैंक PTI का बढ़ेगा, अभी हाल ही में एक बाई इलेक्शन हुआ है ना, आपने देख लिया ना, वहाँ 5वीं पोजीशन पे है PTI। तो वोट बैंक बढ़ने की ख्वाहिशात तो की जा सकती हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को हटा दें तो फिर तुम्हारा वोट बैंक बढ़ नहीं सकता। नहीं, इस तरह नहीं बचेगा। दूसरी बात यह कि MQM जो है सुबह हुकूमत काम कर सकती है ना, वो भी आंखें दिखा रही है और समझती है कि हमारे साथ उसी इलेक्शन धांधली के नतीजे में हमारा वोट बैंक चोरी हुआ था। ये MQM का एलिगेशन है, मेरा नहीं है। दूसरी बात यह कि शेख रशीद साहब को जो ख़ास इख्तियारात दे के भेजा जा रहा है, गालबन अब ये कोशिश है कि वहाँ जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं, उसके बीच में किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट या है या होने के इम्कान हैं या पैदा करने की कोशिश है। सिंध पुलिस है और सिंध रेंजर है, चाहे जो भी है। मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म का क्राइसिस सिंध में है, उसको एक इफेक्टिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही हैंडल कर सकती है। आपको याद है कचरे के इशू को लेके क्या तबाही में हंगामा खड़ा किया था PTI ने? भूल गए हैं आप उसको? ये कचरा जो है, ये वहाँ से हटाना क्या फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? क्या पहले वहाँ से कचरा नहीं हटता था? पहले वाले जो वहाँ पर जो होते थे लोकल बॉडीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर या नाज़िम आला कह लें उनको, वो लोग ये करते थे। मेरे ख्याल से ये हुकूमतें ढाने की, चेंज करने की, छीनने की कोशिशों की बजाय अगर फेडरेशन पीछे खड़ी हो सूबे के, जिसका मुतालबा सिंध के चीफ मिनिस्टर अक्सर कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की हैं इसके ऊपर, कि जो आपने हमें NFC के तहत पैसे देने, हमारे वो पैसे तो दे दे ताकि हम ये सारे काम कर सकें। आपको पता है जब 2 बातें हैं जो इस सारी अब तक की डिबेट में, ये बड़ी संजीदा मामला है। एक सिंध है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा, और वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है। अब ये तासर अगर जाए कि उस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत से वो उनका हक जो है वो छीना जाएगा, और क्यों छीना जाएगा, ये सवाल बड़ा है। बात क्या है सरकार साहब कि पीपल अगर ऐसा होता है, जो सिंध की हुकूमत है ना, पहले दिन से उसके बारे में कंसर्न है गवर्नेंस का और दूसरा उधर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का, ठीक है ना। इस पर मल्टीपल एफर्ट्स हो चुकी हैं और मल्टीपल डेलीगेशंस भी जा चुके हैं और मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर खुद भी हेड कर चुके हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी जा चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न रहा है PTI का हुकूमत का। इसलिए कंसर्न रहा है कि जैसे अंजुम साहब ने कहा, आपने फरमाया कि कराची में PTI का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वही उनका सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर उधर गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर और पानी का इशू रहेगा तो इवेंचुअली जो लॉस होगा वो PTI को होगा। अब देखने की चीज़ है कि क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है या वाकई ही हो रहा है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने असद उमर को और गवर्नर सिंध को अपने पास बुला के एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ली है, उस रिपोर्ट पे बेस करके उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर को असाइन किया है कि आप जाएं और जाके इसको असेस करें कि पानी का इतना बड़ा क्राइसिस क्यों हुआ है। और अगर पानी का क्राइसिस मैं थोड़ी बात, जवेद में आपको, कराची में लेट मी करेक्ट यू, कराची में आप याद करें कल भी MQM ने इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने इस हुकूमत को अकाउंटेबल किया है कि आपके साथ रह के हम हुकूमत में रह के ख्वार हो रहे हैं। जावेद मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा, मैं एक बात समझाना चाहूँगा आपको। पानी का जो मसला है सिर्फ कराची का नहीं है, वो कह रहे हैं कि जो मुझे पता है वो इरसा वाला इशू है सर। तो लोगों को समझ आने की कि 2 चीज़ें पानी की, एक तो पानी कराची के शहर का मसला है, ठीक है। इसको जो कराची के हवाले से अलावा सिंध के हवाले से बात की जा रही है उनकी असेंबली में, कि जो पानी की तकसीम का 1991 का एक है, जी सर, उसमें क्योंकि कराची के मैं बता रहा हूँ जरा आ जाता ना, सिंध की हुकूमत ने कहा है कि 40% हमें हमारी जरूरत से ज्यादा कम पानी दिया गया। वेयर एज के पंजाब और इरसा ने जो उसकी क्लैरिफिकेशन दी है, उन्होंने कहा है कि जो उनकी फसल की जरूरत था पानी उनको दिया गया, लेकिन हमें पीछे से डैमों में पानी कम आया, इसलिए हमने ये कटौती की। आपने सही पॉइंट लिया, अंजम जो कह रहे हैं, अंजम भी सही है। ये 100 साल पुराना झगड़ा है पंजाब और सिंध के दरमियान पानी की। 1991 में क्या हो गया था, उसके बावजूद पंजाब पे इल्जाम आता रहा। जब वाटर रिकॉर्ड हुआ 1991 में, चारों चीफ मिनिस्टरों के दस्तखत हैं उसके ऊपर, बिल्कुल सही बात
याद है, लेकिन 91 और 2021 में बड़ा फर्क है। और मेरा ख्याल है इसको इसमें हम डिबेट करेंगे। मुसलसल इल्जाम आता रहा पंजाब पे कि पंजाब पानी चोरी करता है। हमेशा पंजाब पे इल्जाम आता है, हर बड़े सूबे पर इल्जाम आता है, क्योंकि बड़ा सूबा जो होता है वो तरक्की करता है और जो उसकी तरक्की होती है वो महसूस की जाती है छोटे सूबों में। ये ना करें आप। पंजाब की हुकूमत पर भी ये इल्जाम लग चुका है कि उन्होंने अपने हिस्से में का से पानी सिंध को पानी दिया है। और दिया है 30% इसमें भी दिया है। चोरी का भी इल्जाम लगा और ये भी। हजरात, मैं इस मामले पे बात आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बड़ा ही मजे का ये सब्जेक्ट है कि पानी कहाँ गया, कहाँ से आता है, तकसीम 1991 की दुरुस्त है नहीं दुरुस्त है, अगर नहीं दुरुस्त है तो नया फार्मूला क्या होना चाहिएगा। फिर कभी मौका मिला तो एक प्रोग्राम का जो पूरा आधा हिस्सा है हम इसी पे करेंगे। अभी मुझे जाना है ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वाजा हज़रात। और चौथी स्टोरी जाएगी शहजाद अकबर के हवाले से। वो कहते हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर से नवाज शरीफ डिपोर्ट हो सकते हैं। शहजाद अकबर बड़ी कोशिश करें नवाज शरीफ आ जाएं। जैसे ही नवाज शरीफ आए और सारा पैसा आया तो पाकिस्तान के गालिबन मसाइल सारे हल हो जाएंगे। ये शहजाद अकबर का सोच है, मेरी सोच नहीं। ये बुखारी साहब आप क्या कहते हैं? शहजाद अकबर साहब के बस में हो अगर वो तो बरतानिया का कानून ही बदल दें। वो वैसे हकीकत ये है कि हुकूमत बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान को वाशगाफ अल्फाज में बता दिया है कि डिपोर्ट करने का नवाज शरीफ को सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हवालगी के अगर आप इसलिए कि ये मुजरम है आप हवालगी की अगर दरख्वास्त दें तो उस पर हम गौर कर सकते हैं। तो ख़ुद ही मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने कहा कि इसमें तो 5 साल लग जाएंगे। उनकी इस बेबसी का एक ही मतलब और इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि उनकी तमाम तर ख्वाहिशात कोशिशों के बावजूद, प्रेशर के बावजूद नवाज शरीफ साहब को बरतानिया निकालने पर आमादा नहीं है। जी अंजम, नो अंजम, एक तो बात, हाँ, एक बात तो ये कि शहजाद अकबर की ये दुरुस्त नहीं है। एक तो ये कि बरतानिया की कई सौ साल की हिस्ट्री है कि वो पॉलिटिकल लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देता है और एग्जैक्टली जितना बड़ा पॉलिटिकल लीडर होगा अगर वो कहे कि मेरे से विक्टिमाइजेशन हो रही है तो वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। दूसरी बात यह कि भी अदालतों ने नवाज शरीफ को जो है वो हतमी सजा नहीं दी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट सजा नहीं देता वो सजा याफ्ता नहीं कहलवा सकता। अपील का उसे हक है। और सुप्रीम और ये कहना कि उसे वो मुजरिम है उसे वापस भेज दे एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए भेज नहीं सकता। फिर नवाज शरीफ का जाना भी जो है वो अदालत के जरिए गया ना, हाई कोर्ट के जरिए गया। तो इसलिए ये शहजाद अकबर को चाहिए कि वो अच्छी सी आर्गुमेंट क्रिएट करें, वकीलों से बात करें। ये बरतानिया में ये नहीं चलता। प्रोग्राम में मैं अवाम के सामने कह रहा हूँ कि मैं एक एक लफ्ज से आपके सहमत हूँ। बुखारी साहब बात पता क्या है, शहजाद अकबर साहब 3-4 दिनों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ना की ना, तो इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी हलाल करनी थी। तो हलाल करने के लिए उनको कोई और टॉपिक नहीं मिला। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ले लो, नवाज शरीफ ले लो। तो नवाज शरीफ में भी उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया। ख्वाहिश क्या की कि हुकूमत बरतानिया से रिक्वेस्ट की कि यार आप किसी भी ऑर्डर के तहत, एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत आप ही कर सकते हो, हम नहीं कुछ कर सकते। और भाई इतनी कमजोरी दिखाने की जरूरत क्या है? एक चीज आप कर नहीं सकते तो अपनी एनर्जी को आप किसी अच्छे कामों की तरफ लेके जाए। सिर्फ एक लाइन कह दूं कि बात यह कि टाइम वेस्ट करने के बजाय, हुकूमत के रिसोर्सेज वेस्ट करने के बजाय खुदारा कौम के लिए काम करें। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। अंजम ने बिल्कुल सही बात की है। अंजम, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शहजाद अकबर मेरे ख्याल है वकील भी हैं और काफ़ी माहिर किस्म के वकील हैं, क्योंकि उन्होंने दरख्वास्तें दी थी जब ड्रोन के अटैक हो रहे थे ट्राइबल एरिया के अंदर। जब आप कुछ कह रहे थे मैंने आपको इसलिए रोक दिया कि प्रोग्राम में टाइम हमारे पास कम। चले मैं आपको बात यह 30 सेकंड और देता हूं। बात यह है कि हुकूमत का इस वक्त जो सबसे टॉप प्रायोरिटी एजेंडा होना चाहिए गवर्नेंस होना चाहिए, और जो उनके पास पावर या रिसोर्सेज हैं वो अवाम के लिए यूटिलाइज करने जावेद आप इस बात से इत्तेफाक नहीं, आप अगर उनके ख्याल में नवाज शरीफ एक अच्छा आदमी नहीं है, गलत आदमी है, बुरा आदमी है, तो क्या उनका हक नहीं है कि वो उनको कहेंगे भेजो? वो यही प्रूफ कर रहे हैं ना, हमको भी, हम सबको पता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के साथ क्या करके गए। बात यह अगर करके गए तो उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस करना है ना एविडेंस। आपने उस चीज को प्रूफ करना है, अदालतों ने उन्होंने करना है कि शहजाद अकबर ने उनको बुला लेना, शहजाद अकबर साबित करना है अदालतों ने। देखिए अदालतों ने तो साबित करना, मैंने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको अख्तियार है कि वो साबित करें कि मैं, हालांकि उन्हें नैब कोर्ट सजा दे चुकी है और वो अभी तक करप्शन तकरीबन साबित हो चुकी है नैब कोर्ट में। नहीं, तकरीबन नहीं, नैब कोर्ट में साबित हो चुकी है कि उनके जो असासे हैं वो ये बता नहीं सके कि पैसे कहाँ से आए। जी बुखारी साहब, अब एक ऐसा आदमी
बकौल अंजम के वो बता नहीं सका कि पैसे कहाँ से आए, तो उसको सज़ा भी मिली है। लेकिन सुप्रीम ये भी कहता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में उनका राइट ऑफ अपील भी मौजूद है। Yes. और शहजाद अकबर कह रहे हैं कि आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भेजें। क्या देख रहे हैं आप, होगा क्या? देखें, मामला तो अल्टीमेटली अदालतों ने तय करना है। उनकी अपील, जैसा कि अंजुम ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला तो वहाँ होगा। फैसला शहजाद अकबर ने नहीं करना है। शहजाद अकबर साहब ऑलमोस्ट डेली बैठ के फैसले सुनाते हैं, और उनके फैसलों का क्या हाल हुआ है, जिस मामले में भी उन्होंने अपनी टांग डाली है, वो सबके सामने है। आप जहांगीर वाले मामले में कभी इशारा कर रहे हैं? हर तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं, जिस तरफ शहजाद अकबर है वहीं उसने तबाही करने की कोशिश इसलिए की तो है। मैं कह रहा हूँ काम पे तवज्जो लिहाजा दें, हुकूमत को भी तवज्जो दें, चाहिए गवर्नेंस पे कि वो तवज्जो दें। अपने प्रोपेगेंडे को बिलीव करने की बजाय गवर्नेंस की तरफ आए और ये मामले अदालतों पर छोड़े। अदालतों पर छोड़। ख्वातीन हज़रात, आज की जो डिबेट थी आपने सुन ली, 4 पॉइंट्स है जिस पे हमने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज के लिए हमें इतने कहना था। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।